फिजिक्स वॉयज में फिर से आपका एक बार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉलिजन्स की। तो बेसिकली अगर कॉलिजन की बात करें तो हम हमारे डेली लाइफ में कई कॉलिजन्स देखते हैं। असली में कॉलिजन क्या होता है, थोड़ी सी बात करें हम तो आप देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं टकराते हैं एक दूसरे से तो उसको क्या कहा जाता है, कॉलिजन कहा जाता है। इसका मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर फिजिकली एक दूसरे पर टकरा गए तो वो क्या करते हैं, फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। देखिए, लेकिन कोलिजन में ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से फिजिकली टकराए ही सही, है ना। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में भी जो कोलिजन होता है, एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं न्यूक्लियस के फोर्स से, तो वहाँ फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वो जो है फोर्सेस जो हैं वो डिस्टेंस पर एक्सर्ट होते हैं एक दूसरे पर। तो बेसिकली ये है कि फिजिकल इंटरेक्शन या तो फिजिकली वो एक दूसरे को टकराएं या फिर एक डिस्टेंस पे ही रहें, लेकिन उनके बीच में क्या हो, फोर्सेस एक्सर्ट हो। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि कॉलिजन होता है। ठीक है, तो दो तरह के कॉलिजन्स होते हैं। एक होता है इलास्टिक कॉलिजन, वो फर्स्ट इज इलास्टिक कॉलिजन, and the second one is inelastic collision, elastic and inelastic collision। ओके, तो ये दो तरह के कॉलिजन्स होते हैं। अब देखिए, किसी कॉलिजन के दौरान क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा दो बिलियर्ड बॉल्स टकराती हैं या दो कैरम कॉइन्स जो हैं वो टकराते हैं, तो ये कॉलिजन्स ही हैं। ओके, दीज आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ कॉलिजन्स ओनली। अब इलास्टिक कॉलिजन और इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होते हैं, तो देखिए दो चीज़ें हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि परिवर्तित होती है, जो कि चेंज होती है कॉलिजन के दौरान। ज़रा बात करते हैं, जिसे पहला होता है मोमेंटम। क्या होता है, मोमेंटम। तो देखिए, मोमेंटम जो है ऑब्जेक्ट का, मोमेंटम जो है ऑब्जेक्ट्स का, वह क्या होना चाहिए, वह कंजर्व्ड होना चाहिए। देखिए, दो चीज़ों पे हमें बात करना है, एक मोमेंटम और एक काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, तो देखिए, डजंट मैटर वेदर द कॉलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक कॉलिजन, डजंट मैटर वेदर द कॉलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक कॉलिजन, दिस मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। मोमेंटम जो रहेगा सदैव क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, बट व्हाट वोंट रिमेन कंजर्व इज काइनेटिक एनर्जी इन inelastic collision. In inelastic collision, kinetic energy does not remain conserved, but in elastic collision, not only momentum, but kinetic energy both remains conserved. ठीक है, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या रहती हैं, कंजर्व्ड होती हैं। किसमें इलास्टिक कॉलिजन में। और इन इलास्टिक कॉलिजन के दौरान मोमेंटम तो कंजर्व होता है, परंतु काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या है आपको पता है, इसका मतलब है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वह फाइनल काइनेटिक एनर्जी के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या इनिशियल मोमेंटम जो है वह फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो इलास्टिक कॉलिजन के दौरान तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहती है, लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन्स जो कि हमारे डेली लाइफ में होते हैं, इन कॉलिजन्स के दौरान याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है उसका वो जो है किसी दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे साउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, या हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, या और दूसरे फॉर्म्स में क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है इन इलास्टिक कॉलिजन में, लेकिन मोमेंटम जो है वह क्या है, कंजर्व है। अब हम देखेंगे हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। आज हम देखने वाले हैं हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। और आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए और बी, और इनकी वेलोसिटीज हैं u1 और u2। अब ये बिफोर कॉलिजन का सीन है, जब ऑब्जेक्ट ए जो है उसके ऑब्जेक्ट बी के पीछे से आ रहा है। अब देखिए, ये दोनों तब टकराएंगे, कब टकराएंगे, ये तब टकराएंगे जब u1 जो है वह ग्रेटर देन u2 हो। अगर u1 जो है पीछे से जो आ रहा है उसकी वेलोसिटी अगर ज़्यादा नहीं होगी तो ये कभी टकरा ही नहीं पाएंगे, इसलिए u1 जो है वह क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन u2 होना चाहिए। ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होता है, ड्यूरिंग कॉलिजन जो है एक दूसरे पर फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं, और फोर्सेस एक्सर्ट होने के बाद में क्या होता है, वो सेपरेट अगर हो रहे हैं,
अगर वो सेपरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि V2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V1 होगा, क्योंकि अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 है तभी जो आगे वाला ऑब्जेक्ट है आगे बढ़ेगा और ये वाला इससे सेपरेट हो जाएगा। अब आप देखिए हमें बात करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और क्योंकि हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, इन इलास्टिक कोलिजन व्हाट हैपेंस that momentum as well as the kinetic energy remains conserved. ओके तो हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मोमेंटम जो होता है वह फाइनल मोमेंटम के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम दैट इज बिफोर कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके नाउ इनिशियल मोमेंटम, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2, ये बिफोर कोलिजन जो है, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दैट इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड दैट इज m1v1 प्लस m2v2। ओके अब आप देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m1, ओके और ये v1 को इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा u1 माइनस v1 एंड दैट इज इक्वल टू m2 कॉमन v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, और इसको मैं दे सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जैसा हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया और एक एक्सप्रेशन निकाली, ठीक है, अब इसका मुझे काम नहीं है, अब मैं ये हटा देता हूँ और मैं ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको लिख देता हूँ, क्योंकि अभी स्पेस थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ ये एक्सप्रेशन 1, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये कहाँ से आया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण आया है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब आप देखिए इसके बाद अपन लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड होगी। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये 1/2 तो इनमें सब में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस v1 स्क्वायर को इधर ले आता हूँ इस तरफ, तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, m2u2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन राइट m1, ठीक है, m1u1 स्क्वायर है और इसको ले आएंगे तो ये m1v1 स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं m1 कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लेंगे v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब ये जो है इक्वेशन क्या है, सेकंड है, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब आप क्या करिए, आप इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से। लेट अस डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इतना तो क्लियर हो गया है, ये एक्सप्रेशन जो है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से आया है। अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइड
डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन से डिवाइड करेंगे तो देखिए अब क्या आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, यही डिवाइड करने वाले हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर रहा है, तो LHS में लिख देंगे m1 u1 माइनस v1 और इधर लिख देंगे अपॉन m2 u2 माइनस v2 अब आप देखिए ये हो गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m1 से m1 चला जाएगा, m2 से m2 चला जाएगा। अब आप देखिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 अपॉन u1 माइनस v1, ठीक है कि नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। एक गलती मैंने यहाँ कर दी, यहाँ पर u2 माइनस v2 लिखा है, ये एक्चुअली v2 माइनस u2 था, ठीक है ना, वो एक सेम ही रहना चाहिए, v2 माइनस u2 था, वो एक्सप्रेशन आप देखिएगा उसमें v2 माइनस u2 ही लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे, इट इज इक्वल टू v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2 अपॉन v2 माइनस u2। अब v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 गया, u1 माइनस v1 से ये गया। अब आप लिख सकते हैं u1 प्लस v1 इजिकल्स टू v2 प्लस u2, ठीक है। अब आप क्या करें, u2 को इधर ले आएं और v1 को उधर भेज दें, तो दिस इम्प्लाइज u1 माइनस v1 सॉरी u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या है यह समझा देता हूँ, इसको इक्वेशन थर्ड दे रहा हूँ मैं, ठीक है, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब जरा ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है। u1 माइनस u2, u1 ऐसा है, इस तरफ है, ऑब्जेक्ट ए जा रहा है और u2 इधर जा रहा है। u1 माइनस u2 का मतलब क्या होता है कि u1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू u2, u1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू u2। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू u2 करते हैं, मतलब हम इसको किस में ला रहे हैं, रेस्ट में ला रहे हैं, u1 माइनस u2। तो u1 की वेलोसिटी विद या ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, क्योंकि जिसको रिस्पेक्ट में लाना रहता है उसकी वेलोसिटी से क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो u1 माइनस u2 यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो ये क्या हो जाएगा u1 माइनस u2, ठीक है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि u2 मतलब ऑब्जेक्ट b ऐसा जा रहा है और पीछे से ऑब्जेक्ट a आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a विद रिस्पेक्ट टू b, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट a जो है b की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। तो आप लिख सकते हैं, ये अब मैं हटा रहा हूँ, ये काम हो चुका है इसका। अब आप लिख सकते हैं यहाँ कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं u1 माइनस u2 को, अब मैं केवल इतना ही रख रहा हूँ यहाँ, इसके अलावा बाकी सब चीज़ें हटा रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन थर्ड है। तो देखिए बाय एक्सप्रेशन थर्ड यू कैन राइट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equal to relative velocity of separation, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन की ये कंडीशन है, कई बार प्रूव करने को आ जाती है कि शो दैट इन एन इलास्टिक कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो आपको यह प्रूव करना है, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम वन डायमेंशनल हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में कोशिश करेंगे v1 और v2 की वैल्यूज निकालने की। v1 और v2 की वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो प्रीवियस डेरिवेशन में तीन इक्वेशन लिखी थी, उसमें से पहली और तीसरी इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। पहली इक्वेशन जो थी वह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने लिखी थी, m1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। और जो दूसरी इक्वेशन थी वह हमने डिराइव की थी दो इक्वेशंस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करके, और ये थी u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बाय इक्वेशन थर्ड
बाय इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से हम v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v2 जो है वह आ जाएगा, v1 इधर आ जाएगा, यह आ जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है, ये v2 की वैल्यू आ जाएगी और v2 की इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। ठीक है तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं इसको, v2 की इस वैल्यू को, m1 u1 माइनस v1, u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 एंड दैट इज इक्वल टू m2। अब देखिए v2 की वैल्यू क्या है, u1 प्लस v1 माइनस u2, तो मैं यहाँ रख देता हूँ u1 प्लस v1 माइनस u2 और इसके बाद में यहाँ रख देता हूँ माइनस u2। ठीक है ना, रख नहीं देता हूँ, वो वहाँ है ही, v2 की वैल्यू मैंने ये रख दी यहाँ पर और माइनस u2 लास्ट में लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए इसको, अब ये हो गया है, अब इसको अपने को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे m1, अच्छा एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं हटा देता हूँ, जिस तरह से हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है, अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है इसे। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं m1 u1 माइनस m1 v1 दैट इज इक्वल टू m2 u1 प्लस m2 v1, क्या करा था, m2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर है माइनस m2 u2। ओके, और मुझे लग रहा है 2 आ जाएंगे यहाँ पर, 2 m2 u2 आ जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 m2 u2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, u1 जो है इसको इधर ले आते हैं और v1 को उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये m1, यहाँ m1 u1 है और ये m2 u1 है, तो m1 माइनस m2 कर देते हैं, m1 माइनस m2 और कॉमन ले लेते हैं u1 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। ठीक है, और फिर m1 v1 को उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा m1 इधर चला जाएगा और v1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v1, m1 प्लस m2 इंटू v1, और ये माइनस 2 m2 इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस ट्वाइस m2 u2, प्लस ट्वाइस m2 u2। अब यहाँ पे हम v1 की वैल्यू रख देते हैं, या सॉरी v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, यह आ जाएगा v1 आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, u1 प्लस ट्वाइस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये जो है फाइनल वेलोसिटी v1 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। अब आप देखिए ये जो हमने फाइंड किया है, यह v1 की वैल्यू आई है। कैसे फाइंड किया था जरा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। v1 की वैल्यू निकालने के लिए हमने इक्वेशन थर्ड जो थी उससे v2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखा था, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकली थी। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट अगर हम कर दें, अब हम क्या करें, अगर इक्वेशन थर्ड से, ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन थर्ड से अगर हम v1 की वैल्यू को किस में रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें, जस्ट अपोजिट। ठीक है, पहले हमने इक्वेशन थर्ड से v2 की वैल्यू को रखा था v1 में। अब अगर हम क्या करें, v1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दें, तो जो सॉल्व ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा उसे, और सॉल्व करके जो एक्सप्रेशन आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। एक तरीका भी है याद रखने का, और तरीका मैंने बता दिया कि कैसे डिराइव करना है। मैथमेटिक्स है, उसके बाद बिल्कुल सेम मैथमेटिक्स है, तो मैं अब डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है फॉर इक्वेशन फॉर वेलोसिटी v2। तो देखिए फॉर v2 आप क्या करेंगे, फॉर v2 फाइनल वेलोसिटी फॉर v2 आप लिखेंगे v2 इज इक्वल टू, देखिए करने का तरीका है 1 को 2 से रिप्लेस कर दीजिए और 2 को 1 से रिप्लेस कर दीजिए। करने का तरीका है 1 को 2 से और 2 को 1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 की जगह 2 लिख देंगे और 2 की जगह 1 लिख देंगे। यहाँ भी आप क्या करेंगे, 1 की जगह 2 लिख देंगे। ठीक है, नीचे भी आप लिखेंगे 1 की जगह 2, और दोनों प्लस में है तो फर्क नहीं पड़ेगा, m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे m1 प्लस m2। ठीक है कि नहीं, अरे m2 प्लस m1 लिखो या m1 प्लस m2 लिखो, बात तो एक ही है।
फिर अपन लिखेंगे क्या, 1u1। ओके, इसके बाद में आप देखिए इसमें 2 को 1 कर दीजिए, ट्वाइस m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका सेकेंड आ गया, वेलोसिटी v2 आ गई। v1 और v2 दोनों की वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है ये दोनों। इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इन दोनों को बहुत अच्छे से याद करना है फ्रेंड्स। अब इसमें हम बात करने वाले हैं स्पेशल केसेस की। देखिए v1 और v2 वेलोसिटीज हमने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो थे उनके हेड ऑन कोलिजन पे निकाली है। अब हम स्पेशल केसेस की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। स्पेशल केसेस में केस 1 हम ले रहे हैं, और केस 1 में हम बात करने वाले हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस क्या हैं, इक्वल है। तो हेडिंग क्या है, व्हेन मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल। दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस इक्वल है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस इक्वल है तो हम इसको m के इक्वल मान सकते हैं, लेट इट बी इक्वल टू m, m1 इज इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, और इन वैल्यूज को हम v1 और v2 में रख देते हैं। ये जनरल इक्वेशन है, इसमें इस पर्टिकुलर केस के लिए हम एक्सप्रेशंस निकाल रहे हैं। तो देखिए इस एक्सप्रेशन से हमें v1 की वैल्यू इस केस के लिए मिलेगी जब m1 और m2 इक्वल है। तो v1 क्या आ जाएगा, जरा देखिए, m1 और m2 इक्वल है तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि m माइनस m 0 कर देगा, सही है ना। तो पहला टर्म तो 0 हो गया, और दूसरे टर्म में आ जाएगा ट्वाइस m2। m2 की जगह मैं m ही लिख दूं क्योंकि मैं दोनों का m बोल रहा हूँ, ठीक है। और क्या आएगा, u2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 भी m है, m2 भी m है, तो ये आ जाएगा 2m। 2m से 2m कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा v1 इज इक्वल टू u2। v1 इज इक्वल टू u2। आई बात समझ में। अब अगर मैं इस वाले में v2 में ये एक्सप्रेशन, ये वाला पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करता हूं तो देखिए v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 इक्वल्स हो जाएगा, देखिए m2 माइनस m1 दोनों इक्वल हैं तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी फिर से, और सेकंड वाले टर्म में आ जाएगा ट्वाइस m1 की जगह मैं m लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर है, और नीचे लिख दूंगा m1 प्लस m2 दैट इज m प्लस m दैट इज 2m। 2m भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या यहाँ u1। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, v2 इक्वल्स टू u1। अब बहुत ध्यान से समझिएगा क्या बोला है, हमने स्पेशल केस लिया है हेड ऑन कोलिजन का जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस इक्वल हैं। जब मासेस इक्वल हैं तो v1 जो है वो u2 के इक्वल आ रहा है, और v2 जो है वह u1 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या है देखिए केस को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। केस ऐसा था, ऑब्जेक्ट A है, u1 वेलोसिटी से आ रहा है, ऑब्जेक्ट B है, u2 वेलोसिटी से जा रहा है। टकराने के पश्चात ये v1 वेलोसिटी हो जाती है और ये ऑब्जेक्ट A B इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। ध्यान से समझिए क्या कहा है, टकराने के बाद v1 जो है वो u2 के इक्वल हो जाता है, v1 जो है वह u2 के इक्वल हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देखिए v1 यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट वो किसके इक्वल हो गई, u2 के इक्वल हो गई। इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिकम्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट ए की फाइनल वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल वेलोसिटी बन गई। ये नहीं, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल वेलोसिटी थी वो ऑब्जेक्ट ए की फाइनल वेलोसिटी बन गई, और v2 जो है वो u1 के इक्वल हो गया, यानी कि u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए जो है वह फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी बन गई है। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि टकराने के बाद ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। देखिए क्या बोला है, v1 u2 के इक्वल हो गया और v2 u1 के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लिया। देखिए u1 जो है, अब u1 किसके इक्वल, v1 इक्वल्स टू u2 हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी इसकी वेलोसिटी इसने ले ली और इसकी वेलोसिटी इसने ले ली, v2 इक्वल टू u1 हो गया। समझ गए, कोलिजन के बाद में। और ये तब होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस क्या हैं, इक्वल हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ बोथ द मासेस आर मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल, ठीक है। तो जब ये केस होता है तो होता क्या है कि इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। तो
इसका जो कंक्लूजन है, बॉटम लाइन कंक्लूजन जो है वो क्या है इसका? कंक्लूजन ये है कि वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, velocities of two objects get interchanged. क्या होता है? इनकी जो velocities है वो क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है, गेट इंटरचेंज। ओके, तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। ये याद रखिए उस स्पेशल केस में जब मासेस इक्वल होते हैं, हर टाइम पे नहीं होगा, जब मासेस इक्वल है तब होगा। चलिए अब देखते हैं स्पेशल केस 2। स्पेशल केस 2 में अब हम क्या बात करेंगे जरा देखें। इसमें हम ये बात करते हैं कि इसके पहले मैं थोड़ा सा आपसे बोलना चाहता था केस 1 के बारे में कि ऐसा कब होता है कि ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। सपोज करो दो बिलियर्ड बॉल्स जा रही हैं और वो टकराती हैं, जब वो टकराएंगी तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। ये जो पर्टिकुलर केस है ये बिलियर्ड बॉल्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखते हैं केस 2। अब देखिए केस 2 में क्या है। केस 2 में ऑब्जेक्ट्स के मासेस इक्वल हैं, ऑब्जेक्ट्स हैव इक्वल मासेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के मासेस इक्वल हैं और क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स के मासेस तो इक्वल हैं और जो टारगेट बॉडी है वो रेस्ट में, मासेस इक्वल है और टारगेट बॉडी जो है, टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, टारगेट बॉडी रेस्ट में। अच्छा, टारगेट बॉडी अगर रेस्ट में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, u2 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u2 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? सही है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी इज 0। पहली बॉडी तो आ रही है, दूसरी बॉडी टारगेट बॉडी है, वो रेस्ट में। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अब देखें अपन पहले तो अपने को पता है कि जब m1 m2 इक्वल टू m है तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, v1 जो है वो हो जाएगा v1 इक्वल्स टू हो जाएगा u2, अभी हमने निकाला था ये, और v2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, u1 के इक्वल हो जाएगा, ये हमें पता है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है, टारगेट बॉडी रेस्ट में। अब देखिए अगर टारगेट बॉडी रेस्ट में तो क्या होगा, u2 0 है तो v1 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू 0, v1 0 हो जाएगा और v2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, u1 के इक्वल हो जाएगा। v2 इज इक्वल टू u1। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि v1 इक्वल्स टू u2, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, और सेकंड ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में। तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए ये रेस्ट वाली बॉडी है और ये पहली बॉडी है, ये आके टकराई, टकराने के बाद होगा कि ये जो सेकंड बॉडी है ये जो है मूव करने लग जाएगी किस वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से जिससे ये आया है फर्स्ट बॉडी। और फर्स्ट बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। फर्स्ट बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट में। मतलब देखिए जैसे मान लीजिए ये बॉडी रेस्ट में है और ये बॉडी ऐसे आके टकराई, टकराने के बाद ये वाली रेस्ट में आ गई और ये जो है उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ी सेकंड बॉडी जिस वेलोसिटी से फर्स्ट आई थी, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। अब हम इसको, इस पर्टिकुलर केस को न्यूटन्स क्रेडल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए ये फर्स्ट बॉडी है जिसको मैं लेके आऊंगा, इसको छोड़ूंगा तो मैं इसकी वेलोसिटी मिलेगी और ये जब टकराएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या हुआ। देखिए पहले इनिशियल कोलिजन्स को देखिए ध्यान से, ये टकराया, वो खुद रेस्ट में आ गया, देखिएगा ये खुद रेस्ट में आ गया और दूसरी बॉडी आगे बढ़ गई। देखिएगा ध्यान से, फिर से एक बार और देख लीजिए, सही है, ये आया टकराया, ये रेस्ट में आ गया फर्स्ट बॉडी और दूसरी बॉडी आगे बढ़ गई। तो ये जो है इसको आप न्यूटन्स क्रेडल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए इस केस में जब m2 जो है, देखिए ये केस थर्ड समझना पहले, टारगेट बॉडी रेस्ट में है, मतलब u2 क्या है, 0 है और m2 जो है वेरी लेस देन m1 है। m2 जो है वो m1 से बहुत छोटा है। अब जरा बात करते हैं हम इसकी थोड़ी सी, समझिएगा ध्यान से। इसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो टारगेट बॉडी रेस्ट में, तो उसका केस हमें पता है, देखिए u2 0 होगा तो u2 को 0 रख देते हैं। यहाँ v1 का एक्सप्रेशन देखिए क्या आएगा,
अगर मैं u2 0 रख दूं तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगा और फर्स्ट टर्म हो जाएगा m1 माइनस m2 ओके u1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर है, ऐसा हो जाएगा। ये v1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं v2 की, तो v2 जो है वह आ जाएगा, v2 जो है वो क्या आ जाएगा, देखिए u2 0 लिया हमने तो इसका फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा ट्वाइस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए ये इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने किया है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। किस केस के लिए, जब टारगेट बॉडी रेस्ट में। अभी हमें इसके लिए अप्लाई करना है जब m2 जो है वह वेरी लेस देन m1 है, m2 जो है वो m1 की अपेक्षा बहुत छोटा है। अगर ऐसा है तो क्या होता है जरा देखें, m2 अगर m1 की रिस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ कि m2, देखिएगा ध्यान से समझिए, m2 बहुत छोटा है तो अगर मैं m1 में से m2 को सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो मुझे m1 ही मिलेगा। नहीं समझ पाया? आप समझिए इसको ऐसे कि अगर मैं एक बॉल को वॉल पे फेंकता हूं तो बॉल का जो मास है, मैं बोल रहा हूं m2 इज वेरी लेस देन m1, तो मैं कह रहा हूं कि अगर बॉल का मास बहुत जो प्रीवियस एग्जांपल था वो फिट नहीं हो रहा है। अभी मैं बोल रहा हूं m2 जो है वह छोटा है m1 से, मतलब जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका मास ज्यादा है, m1 ज्यादा है और m2 जो है वो छोटा है, तो बहुत छोटा है। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कोई केस आप इमेजिन करें कि जो आ रहा है ऑब्जेक्ट उसका मास बहुत ज्यादा है और जो ऑब्जेक्ट, जो टारगेट बॉडी है वो बहुत कम मास की है। अब अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि m1 माइनस m2 जो है वो m1 की इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि अगर बहुत कम मास है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 को मैं इक्विवेलेंट टू क्या लिख सकता हूँ, m1 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, समझ में आया? क्योंकि सीधी सी बात है, m1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उसमें m2 जोड़ भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या m2 सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं इस केस को यहाँ अप्लाई करता हूँ तो देखिए ये भी m1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, दोनों m1 हो जाएंगे यहाँ। इसके बाद m1 माइनस m2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, m1, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हो जाएगा m1 u1, क्या हो जाएगा, m1 u1। अब जरा ध्यान से देखिए क्या होगा, ये m1 से m1 कैंसिल और m1 से m1 कैंसिल, तो क्या बच रहा है जरा ध्यान से देखें आप, इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा v1 इक्वल्स टू u1 और हो जाएगा v2 इक्वल्स टू ट्वाइस u1। तो देखिए हम लिख सकते हैं v1 इक्वल्स टू u1, क्या लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल टू u1, v1 को u1 की इक्वल लिख सकते हैं और v2 जो है उसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस u1, v2 को कितना लिख सकते हैं, ट्वाइस u1। आई बात समझ में? इसका मतलब समझिए क्या है, देखिए आप इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूं तो आप समझिएगा, यहाँ मैं बना रहा हूँ, देखिएगा कि m1 का मास बहुत ज़्यादा है, तो देखिए m1 बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, m1 बहुत ज़्यादा मास का ऑब्जेक्ट है और ये छोटा है, तो क्या होगा जब इससे ये टकराएगा, तो टकराने के बाद क्या हो रहा है, देखिए जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया, v1 इक्वल टू u1, टकराने के बाद भी वह अपनी जिस वेलोसिटी से आया था उसी वेलोसिटी से क्या करने लगा, चलता रहा। समझ रहे हैं आप बात, वह उसी वेलोसिटी से चलता रहा जिस वेलोसिटी से वो चल रहा था, दैट इज व्हाट v1 इक्वल्स टू u1 मींस। ठीक है, इतना क्लियर है? v2 इक्वल्स टू ट्वाइस u1 का मतलब है कि ये जो सेकंड बॉडी जो कि छोटी सी थी, यह टकराने के बाद डबल वेलोसिटी से क्या करने लगी, जाने लगी, टकराने के बाद डबल वेलोसिटी से जाने लगी। ठीक है, तो ये जो है इसका कंक्लूजन है, ये तब होता है जब जो ऑब्जेक्ट है, टारगेट बॉडी तो रेस्ट में और जो ऑब्जेक्ट आ रहा है टकराने के लिए उसका मास बहुत ज्यादा है। देखिए इसका एक एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ओल्ड बॉलीवुड मूवीज जो 70s की होती थी, 80s की होती थी, उसमें जनरली ऐसा होता था कि वो जो लास्ट में फिल्म के क्लाइमैक्स में क्या होता था कि विलन जो है हीरो के जितने भी रिलेटिव्स रहते थे, माँ बहन और जो हीरोइन रहती थी, उनको सबको कब्जे में ले लेता था और फिर उसके बाद फ़ोन आता था। अब हीरो जो है वो बोला जाता था कि आपको यहाँ आना है, तो वो जाता था। जब वो जाता था तो आपने देखा वो उसका जो अड्डा रहता था विलन का, उसके अड्डे पे क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कोई ऐसे खाली ड्रम रख देता है
और हीरो के पास में उस समय या तो जीप या फिर वो बड़ी सी ट्रक या टाइप कुछ ऐसा होता था। अब वो क्या करता, तेजी से चलाता हुआ जाएगा और वहां पर क्या खाली ड्रम रखे, आई डोंट नो कि किसने रखे, पर वो रखे रहते थे, ठीक है, हमेशा होता था ऐसा, चेक पोस्ट टाइप कुछ बना देते थे। अब हीरो क्या करता था, सबसे पहले जाके उन ड्रम को क्या करता, टकराता था, बैंग। और वो टकराता था तो क्या होता था मालूम है, वो ड्रम जो ऐसे उड़ जाते थे दूर, और जो हीरो की गाड़ी है वो वैसी की वैसी चलती रहती थी। आप देखिए इस एग्जाम्पल में बिल्कुल फिट होगा ये एग्जाम्पल। देखिए इस पर्टिकुलर केस में जो गाड़ी आ रही है उसका मास उन ड्रम्स के मास से बहुत ज्यादा है, खाली ड्रम्स के मास से, और जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद गाड़ी की वेलोसिटी तो वही रहेगी, लेकिन जो ड्रम है वो डबल वेलोसिटी से क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। सो दिस पर्टिकुलर केस, दिस पर्टिकुलर एग्जांपल व्हिच वी डिस्कस्ड इज फिट इन दिस पर्टिकुलर केस। इसको अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर कोई एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट जैसे एक फुटबॉल ले लीजिए और एक छोटी बॉल उसके ऊपर रख दीजिए और उसको आप छोड़िए, अब जो टकराएंगे तो जो बॉल है फुटबॉल वो तो धीरे से ऊपर आएगी, ज्यादा वेलोसिटी से नहीं आएगी, लेकिन जो बॉल है वो बहुत तेजी से क्या हो जाएगी, ऊपर छिटक जाएगी। तो ये जो है यह एक एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर केस का, ठीक है। अब इसका केस थर्ड का ही पार्ट बी हमें देखना है, जिसमें इनकी वेलोसिटीज जो है, इनके मासेस अब इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज का मतलब है कि अब जो है m2 यह वेरी ग्रेटर देन क्या है, m1 है। अगर ये होता है तो क्या होगा, अब इस पे हमें थोड़ी सी चर्चा करना है। अच्छा याद रखिएगा इस केस में भी टारगेट बॉडी रेस्ट में ही है, ठीक है। अगर टारगेट बॉडी रेस्ट में है और बी केस ये है कि m2 इज वेरी ग्रेटर देन m1, m2 का मास m1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जरा देखें, हमने अभी देखा था टारगेट बॉडी रेस्ट में है तो क्या होता है, इन दोनों एक्सप्रेशन से v1 और v2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं जरा जल्दी से। तो देखिए v1 क्या था, m2 इज u2 तो 0 है, तो सेकंड टर्म 0 हो गई, तो यहाँ आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है। और v2 क्या आ जाएगा, आप देखिए u2 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा ट्वाइस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से। अब अपना ये जो केस है m2 इज ग्रेटर देन m1, इसको रखते हैं। अब ये v1 v2 में हम इस पर्टिकुलर केस को अगर अप्लाई करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा, m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। m2 अगर m1 से बहुत बड़ा है तो उसको आप थोड़ा सा अप्लाई करना सीखिए। यहाँ पर m2 m1 से बहुत बड़ा है, अगर m2 m1 से बहुत बड़ा है तो क्या होगा, देखिए एक बात है, इस एक्सप्रेशन में हमें m1 प्लस m2 की जरूरत है, तो पहले तो देखिए m1 प्लस m2 जो है वह इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही इसमें m1 प्लस m2 जो है इक्विवेलेंट टू m2 हो जाएगा, क्योंकि m2 बहुत बड़ा है। और m1 माइनस m2 अगर मैं करता हूँ तो वो इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 है, तो m1 में से m2 अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा और मैं कह रहा हूँ m2 बहुत बड़ा है, तो m1 जो है वह तो नेग्लिजिबल है, जीरो जैसा है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस m2 मिलेगा, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट माइनस साइन, तो इस तरह से ये माइनस m2 आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं इस एक्सप्रेशन में रख देता हूँ, तो देखिए m1 माइनस m2 की जगह मैंने क्या रख दिया, m माइनस m2 रख दिया, ठीक है, m1 माइनस m2 की जगह मैंने माइनस m2 रख दिया, और यहाँ m1 प्लस m2 की जगह मैंने क्या रख दिया, m2 रख दिया, ठीक है, m2 रख दिया। इसके बाद m1 ट्वाइस m1 u1 है, तो m1 ट्वाइस m1 u1 है, और अपॉन में क्योंकि m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन है, तो देखिए यहाँ पे मैं m2 लिख रहा हूँ। अब जरा ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ये m2 बहुत बड़ा है, अगर ये बहुत बड़ा है तो कोई भी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय m2 होगी ना, तो वो बहुत छोटी होगी, इट इज इक्विवेलेंट टू 0 ही हो जाएगी। समझिएगा, अगर मैं 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 कर दूँ तो बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, 0 के करीब आएगी। इसी तरह यहाँ पर भी होता है, और ये जो v2 है वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब समझिएगा क्या है, इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल से बताता हूँ। इसको लिख दूँ पहले, ये m2 से m2 हटा देता हूँ, तो ये क्या मिल जाएगा, देखिए मैं रिजल्ट फाइनल लिख देता हूँ यहाँ। रिजल्ट फाइनल क्या है कि v1 जो है वो माइनस u1 के इक्वल आ गया, v1 इक्वल्स टू माइनस u1, और v2 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल है। अच्छा u2 भी 0 ही था, टारगेट बॉडी तो रेस्ट में ही थी, और v2 भी 0 ही है, मतलब जो टारगेट बॉडी रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रही, ठीक है, जो रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रही, और v1 जो है वो माइनस u1 हो गया। माइनस u1 होने का मतलब क्या है कि वो टकराया और वापस उसी वेलोसिटी से आ गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। वापस का मतलब है
अपोजिट डायरेक्शन में है। बहुत सिंपल एग्जांपल, आपने देखा होगा कैरम में आप अगर मान लीजिए कॉइन्स नहीं है और आप केवल रिबाउंड ले रहे हैं तो आप क्या करते हैं, कैरम स्ट्राइकर को मारते हैं तेजी से, वो जाता है उस पे वॉल पे कैरम की और टकरा के वापस आ जाता है, होता है ऐसा। वो क्या है, वो यही केस है। इसको और आसान इससे समझा सकता हूँ, देखिए बॉल लीजिए, उसको वॉल पर फेंकिए, तो बॉल को जब वॉल पे फेंकेंगे तो देखिए वॉल रेस्ट में u2 0, टकराने के बाद, बॉल के टकराने के बाद क्या वॉल मूव करने लगती है? नहीं, मतलब v2 भी क्या होता है, 0 होता है। और बॉल जो है टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में लौट आती है, यानी क्या है, v1 जो है वो -u1 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है क्योंकि वॉल का मास, अब देखिए वॉल के मास को बॉल के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है, मतलब ये पर्टिकुलर केस भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये जो एग्जांपल है यह बिल्कुल फिट करता है इस केस में। बॉल को फेंकिए वॉल पर, जब बॉल को वॉल पर फेंकेंगे तो बॉल को तो कुछ नहीं होगा, वो रेस्ट में रहेगा, पर बॉल जो है टकरा के वापस उसी पाथ पर लौट कर आ जाएगी। तो दिस इज व्हाट इज दिस केस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल फिजिक्स वॉयज को। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।